अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कुछ वेबिनार्स थ्रू आउट द मंथ्स जो है वो कंडक्ट हुए हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे एक वेबिनार है जो कि है रोल ऑफ एकेडमिया इन टेक्नोलॉजी। तो विदाउट फर्दर डिले जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं बहरिया यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर से डॉक्टर रिजवान साहब, इंजीनियर रिजवान साहब। डॉक्टर वजीर अली जो हैं वो हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HOTD डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एंड थैंक यू। मिस ताबिंदा उस्मान जो है वो इनेबलर्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बैकग्राउंड ऑफ रोबोटिक्स। अगर आप कुछ जो है वो बैकग्राउंड ऑफ रोबोटिक्स एंड उसके बेनिफिट्स जो है वो आप इसमें जो है वो कर सकें, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो उस पर आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि बैकग्राउंड ऑफ रोबोटिक्स पाकिस्तान में क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर रिजवान, आपसे स्टार्ट करते हैं। Okay, जी। fine. Okay, thank you very much. In the Pakistan, first of all, what is the robotics? ये तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है. It's not a new concept that as we figure out, okay, this is the robotics and this is the emerging technologies and we have to work on that. It's not like that. ये काफी सालों से इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है since early 2000s और चीजें आ रही हैं जिसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का और जो कि इस वक्त 4.0 चल रहा है और 4.50 की तरफ हम जा रहे हैं कि जिसमें हम ह्यूमनाइज और ये समझ लें कि आपकी ऑटोमेशन और ऑटोमेशन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की इस वक्त बात हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में और ये चीजें चल भी रही हैं। ठीक, तो जो हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, रोबोटिक्स को अगर मैं आसान बात में बात करूं, जो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से लोग बैठे हैं, कुछ हम फॉरनर्स के लिए भी बात करेंगे, वो ये है कि बेसिकली कोई भी काम जिसमें इंसान की जरूरत ना हो वो ऑटोमेटेड किसी भी मशीन के थ्रू हो जाए तो वो हम कहते हैं रोबोटिक्स। एंड नो इन दीज डेज देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस इफ यू कैन सी इन द कराची देयर आर 2-3 ब्रांड्स लाइक MG used to be a British brand जो कि अब पाकिस्तान में इस वक्त बन रही है 300 ज्यादा कराची के अंदर वो गाड़ियां पर डे लाइक 300 cars they are producing a single day and it's all about 90% of the robots कि वो पूरी उसमें गाड़ियां आती हैं, पार्ट्स आते हैं, उनको असेंबल कर रहे हैं, उनको चलाने वाले बहुत कम है क्योंकि उसकी पूरी वीडियो भी है जो ऑलरेडी वो लोगों ने देखी भी होगी, यूट्यूब पे भी आ रही है कि देखें जी MG का प्लांट लग गया है पाकिस्तान में कराची के अंदर और ये 300 गाड़ियां पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। जब हम रोबोटिक्स की बात एक करते हैं पॉइंट तो मैं उस अगर पर ऐड, काम करते हैं। इंजीनियर रिजवान साहब, एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं। अभी जो है वो चाइना ने पाकिस्तान से पहली कार जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है, जो कि MG ओशान X7 थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, जो कि फुली जी ऑटोमेटेड जी कार है जो पाकिस्तान में पूरी डेवलप हुई है और इन्होंने असेंबल यहाँ पे पाकिस्तान में की है और इसको एक्सपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो मैं कहने का मकसद ये बता रहा हूँ कि देखें ये चीजें चल रही हैं और आगे चलेंगी और इन डेज टू कम इन द फ्यूचर दे विल बी एंगेज मोर एंड मोर लाइक इन 5 नॉट मोर देन 10 years ago। क्या इस चीज से हम लोग चल पाते थे? यस और नो? अब आपको कोई सब्जी मंगानी हो, आपने कोई डिलीवरी करानी हो, आप नहीं जा सकते, इफ यू आर बिजी, आपने कहा चले जी एयरलिफ्ट डिलीवरी सर्विस, बाई किया डिलीवरी सर्विस, आपके पास उबर करीम delivery services. It used to be, it was not in the society, even the people not even think about it that we can do everything by using this. Now these days everybody is doing transactions। अब वो पैसों का जमाना गया कि वो बंदा वेट कर रहा है, भाई मैं खड़ा हुआ हूँ आप किधर हैं, मुझे पैसे दो, कोई जरूरत नहीं, अकाउंट नंबर बताओ। सीरियसली आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि ये 3 महीने पुरानी बात है, मैंने गाड़ी की बैटरी चेंज करवाई तो उसने कहा कि सर मुझे अकाउंट नंबर मेरा है ट्रांसफर कर दें आप। तो द थिंग इज दिस कि उस वक्त मैंने कहा जाए मैं कैश ले आता हूँ, उन्होंने कहा नहीं सर अब जमाना चेंज है, मैंने कहा यस वो डू इट। तो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। यूज्ड टू बी 10 years बैक, इट वाज अ ड्रीम बट नाउ इट्स हैपनिंग। सो इन द रोबोटिक्स इन द पाकिस्तान जो चीजें हम पहले सोचते थे अब वो चीजें चेंज हो रही हैं। अब जो बात हम करना चाह रहे हैं ट्रेंड्स की, जो आपने कहा वो इज द करंट ट्रेंड्स, द ट्रेंड इज अबाउट in the robotics in the last few years the AI, जिसमें हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी यूज हो रही थी लेकिन अब इस ऑटोमेशन के लिए, ऑटो जनरेट प्रोसेस के लिए वो भी इसका एक पार्ट बन गई है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ द
IoT यूजेज एंड द रैपिड डिजाइन्स जो कि इसके अंदर आ रहे हैं, जो कि हमारे एक सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन का भी हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास अगर इन केस जो पहले बीच में फेयर चल रहा था कि पेंडेमिक की वजह से तो लोग घरों में बंद बैठे हैं, चीजें नहीं हो रही, लेकिन वो पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम इसके अंदर बन के आ रहा था। और अगर इसकी बात की जाए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो इसके अंदर आपके पास जो स्मार्ट फैक्ट्रीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एमजी का इस वक्त प्लांट है, जिसके अंदर इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेशंस और ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस का एक कॉन्सेप्ट आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान कराची में देख सकते हैं और दूसरे शहरों के अंदर भी। इसी तरह से आपके पास एडॉप्शन आई जो आपके पास एजाइल रोबोटिक्स की, फिर इसके बाद कार्बोट्स के आपके पास एप्लीकेशंस आई, आपके पास RPA की एप्लीकेशंस आई, इसके साथ आपके पास जो है आपकी जितनी भी इस वक्त जो मैपिंग इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। जिस तरह से उबर ने करीम को क्यों लिया, इसीलिए है कि करीम कराची के एक एक कोने में पहुंच चुकी थी। It's all about the data. That's why they acquired the Kareem, because Kareem got all the locations geographically in the Karachi, right? तो ये इस पे भी ऊपर भी काम हो रहा है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा चीजें दिखाई जा रही हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अनरिलायबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एज वेल, कि किस तरह से हम इस वक्त लोगों को एक इसमें ये भी किया जा सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आर्टिफिशियली आपके कोई भी चीज की किल्लत पैदा कर दी जाए, आर्टिफिशियली उसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि एग्री बॉट्स। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है और कुछ यूनिवर्सिटीज पहचानी भी जाती हैं। थोड़ा सा बस मैं यहाँ बात करूंगा, फिर मैं डॉक्टर साहब और मिस तामिंदा की तरफ हम जाएंगे। कि इस वक्त मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारा जो ये बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जो ये आप देख रहे हो पर लोगों भी, तो हमारे पास भी यहाँ बहुत सारे इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं रोबोटिक्स के, जैसे एग्रीबॉट। उन्होंने ये काम किया कि वो एक रोबोट है, वो खुद ही जमीन खोदता है और उसमें बीज डाल के मट्टी उस पर रख देता है। ठीक इस तरह के हमारे पास दो तीन और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो ट्रेंड बनना भी चाहिए, वो आपका एग्रीकल्चर है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ठीक है, टेक्नोलॉजी आपका सैप बता देगा जी इतनी IT की एक्सपोर्ट हो गई, इतनी फ्रीलांसिंग ले ली है, लेकिन स्टिल वी हैव अ लैंड, हमारे पास लैंड बहुत है। ठीक, और उसके ऊपर जो काश्तकारी हो रही है, इवन फार्मर्स अभी वही पुराने यूज कर रहे हैं, वो पुराने तरीकों के अंदर है। कुछ की मैं वीडियोस देखता रहता हूँ कि कुछ ने इनोवेशन निकाली है कि उन्होंने जी अपने तौर पे चीजें बेहतर करने की कोशिश की है। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत काम हो सकता है और यूनिवर्सिटी विल प्ले, और खास करके जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एक प्ले ऑफ वाइटल रोल, कि जिसके अंदर हम लोग इन ट्रेंड्स को यूज करते हुए वो तमाम काम कर सकते हैं। जैसे फॉर्मिंग का सिस्टम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2016 के अंदर ये यूज हुआ था और एक इंटरनेशनल आइडिया कंपटीशन था, उसमें वो सेकंड रनर अप थे, नस की वो टीम थी। तो उन्होंने उस जमाने में ये काम किया था कि उन्होंने पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था कि जिसके अंदर जो फार्मर है उसको बाज़ औक़ात आपको पता है चावल के लिए खास टाइम के लिए एक खास 2 से 4 फीट पानी देना पड़ता है, वरना जो है वो चावल बन नहीं पाता। तो जी जी। उनके लिए उन्होंने उस जमाने में वो सिस्टम डिजाइन कर दिया था, क्योंकि आई वाज अ जज एट दैट टाइम। ये बात है तकरीबन कोई 8 साल पुरानी, तो सॉरी 6 इयर्स बैक, सॉरी। तो उसके अंदर उन्होंने पूरा एक सिस्टम डिजाइन किया कि वो उसका पूरा पानी मेंटेन करेगा, जहाँ कम होगा वहां पे फोन आएंगे, उर्दू में मैसेजेस आएंगे उसको कि देखें जी आपका पानी कम हो रहा है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम कुछ सोलर का काम करेंगे, कि सोलर के थ्रू आपकी जो है वो ट्यूबवेल भी चल रही होगी। और इस तरह से उन्होंने बड़ा अच्छा एक उनका प्रोजेक्ट बना था नस यूनिवर्सिटी का। तो कहने का मकसद है कि लोग काफी अर्से से इस पे काम कर रहे हैं और इस तरह के पूरे ऑटोमेटेड पूरे पूरे सिस्टम्स बन गए हैं। और फिर इसके साथ हमारे को वर्टिकल फार्मिंग का जो इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, पाकिस्तान में ये शुरू हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी पूरे आपके पूरा एक रोबोटिक सिस्टम है कि जिसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, आपकी मशीनरी यूज हो सकती है। जो नॉर्मली लोग बेचारे खवातीन जो आप देखते हैं, कभी आपका इंटीरियर जाना हो कपास के लिए अगर आप देखें, तो वो बेचारी ज्यादातर इसको हाथ से खींच खींच के निकाल रहे हो, जबकि इसके पूरे पूरे सिस्टम्स आ गए हैं। और इसके ऊपर क्या यूनिवर्सिटीज में भी काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ मजीद हमें इसमें और काम करने की जरूरत है। थैंक यू। तो डॉक्टर वजीर अली साहब, आप अपना इस पे पॉइंट दें कि बैकग्राउंड ऑफ रोबोटिक्स और उसके क्या बेनिफिट्स हैं।
Thank you so much for this opportunity. In special thanks to Engineer Saeed Rizwan Ali साहब. मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई इनसे और एक जो बॉडीज थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्सपो में वेरी रिसेंटली. एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है रोबोटिक्स का, एक बात. और रही बात बैकग्राउंड की, रोबोटिक का बैकग्राउंड बहुत पुराना है. 1939 से 1940 ये न्यूयॉर्क में एक फेयर हुआ था ह्यूमनाइड रोबोट्स का. उसके बाद जो है वो एक प्रोसेस चलता रहा. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारे पास राइज आ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन आइडिया बहुत पुराना है. अभी हमारे पास रिसर्च हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा ग्रेजुअल है. बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे सर रिजवान साहब ने जो है एग्रीकल्चर की एक एप्लीकेशन बताई, लेकिन रोबोट जो है वो आप हेल्थ में चले जाएं, सिक्योरिटी में चले जाएं, आप जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में चले जाएं, आप अगर डीप वाटर में अगर कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है आप उसमें चले जाएं, आप माइनिंग में चले जाएं, आप अगर ऑटोमेटिक होटल रिजर्वेशन अगर उनकी बात करें, वहाँ पे भी रोबोट्स अभी पूरी दुनिया में जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं. और ऑटोमेटिक डिलीवरी सिस्टम जो है वो इवन चाइना में अली बाबा, ये जेकमा, ये सब कर रहे हैं. तो एंटरटेनमेंट में रोबोट्स चल रहे हैं. और इज आई एम शेयरिंग आल्सो माय एक्सपीरियंस एज वेल. फॉरेन कंट्रीज में जैसे मलेशिया और चाइना, वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक सेल्फ चेक इन जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं. वेट सिस्टम पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है. वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है बहुत कम से कम है. और सिक्योरिटी स्पेशली और एग्रीकल्चर का तो आपने बता दिया. हेल्थ केयर में रोबोट्स जो है वो दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन मैंने आपको बता दिया. और फूड प्रिपरेशन के लिए, और रिजवान साहब ने एक और बात बताई, मैन्युफैक्चरिंग. देखें, जहाँ पे इंसान काम करता है, इंसान और रोबोट में बड़ा फर्क है. रोबोट को ना तो रेस्ट चाहिए और ना तो फिर उसमें जो थकावट की जो एक चीज है, एलिमेंट है. हम इंसान है, थक जाएंगे, रेस्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए, और हम ऑफ भी करते हैं. तो इससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्पीड अप हो रही है. बहुत स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ रही है. तो रोबोट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, उसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं. लेकिन रोबोट से ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं. जैसे आईटी इंडस्ट्री बहुत बूस्ट कर रही है. एक अपॉर्चुनिटी अगर एंड हो रही है तो बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज ओपन भी हो रही हैं. अब पाकिस्तान में अगर हम आ जाएं तो वी आर एट इनिशियल फेज, इज आई थिंक, इज आई कंपेयर विद अदर कंट्रीज. बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, और यूनिवर्सिटीज भी, और कुछ सेंटर्स भी खुले हैं. इस पर माई नॉलेज पाकिस्तान में जो है नस्ट का नाम है, नस्ट कर रही है. आपने एक रोबोट बनाया है जो खेत में जो है, जैसे एग्रीकल्चर में वो कुछ बीज वगैरह सॉइल में वो डालना इंसर्ट, मतलब ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है. और काइट एक सेंटर है, उन वो रोबोट्स पे काम कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस स्टिल वी हैव टू डेवलप. अब उसके लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे आके एनालाइज किया, क्योंकि अदर कंट्रीज, जब हम फॉरेन कंट्रीज में बैठते हैं तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे आर वेरी क्लोज टुगेदर. अब हम रिसर्च तो हमने कर ली कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, और हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. जितने हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स अपॉर्चुनिटी इज आई थिंक. एक प्रॉब्लम होता है तो वो हमें अपॉर्चुनिटी, हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम इसमें ये काम कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ पोटेंशियल इज हियर, बट द प्रॉब्लम इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हमने रिसर्च तो कर ली, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसको डेवलप करें हम उन एप्लीकेशंस को. उस एक मशीन फ्रॉम इनिशियल टू डिप्लॉयमेंट, एक मशीन, वो एक फेजेस होते हैं बड़े. जैसे आप इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रहे हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट के बाद जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो जब हम पायलट प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हमें फिर एक्चुअली पता चलता है कि कौन सी चीजें जो अभी भी रहती हैं फॉर बेटरमेंट. तो वी आर लेकिंग मेनी थिंग्स. हमें फंड्स चाहिए. जैसे अभी
एक यूनिवर्सिटी और एक डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर था उससे बात हुई, वो कह रहे थे हम रोबोटिक का सेंटर ओपन कराना चाह रहे हैं और हम बीएस और एमएस और पीएचडी समथिंग लाइक दैट करा रहे हैं। तो मुझसे मेरी जो बात हुई उनसे कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जैसे जापान जो है वो रोबोटिक वाइफ सप्लाई कर रहा है और रोबोटिक वेटर्स आ गए और हमारे पास इतने जो है फास्ट एक्यूरेसी वाले जो है ड्रोन्स आ चुके हैं जो आपको डिलीवरी आपको घर पे दे रहे हैं, क्या हम उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? चले, डेफिनेटली देयर वाज अनसर्टेनिटी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमारे पास जो है एग्रीकल्चर, अब हम एग्रीकल्चर कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में पुराने ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं जिसपे टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। अब मशीन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली ये है कि हम एनर्जी एंड टाइम, देयर इज नो प्रीशियस थिंग, उनको जो है वो कम से कम रिसोर्सेज पे ज्यादा काम करें, तभी हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और हम डेवलपमेंट, हम ग्रो भी करेंगे। तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हम लाइफ स्टॉक में जाएं और हम बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जहां पे हम ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम कर सकते हैं। उसके लिए जो है कुछ यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज को वो रिसोर्सेज हैं या नहीं है वो एक अलग डिबेट है। कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अदरवाइज अगर आप ज्यादा जो है चीजों को अगर एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को, किसी प्रोजेक्ट को अगर आप प्रॉपर फंडिंग करते हैं, जैसे कि चाइना में मेरी जो रिसर्च थी उसमें प्रॉपर चाइनीज गवर्नमेंट ने फंड दिए थे, पूरे फंड्स प्रोवाइड करते हैं वो और पूरे इंसेंटिव देते हैं आपको, उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है और आप चीजें बनाते हैं। उससे ये है कि आप अगर यहाँ पे फंड्स की बात आ जाती है तो वी आर लिटिल बिट तो डेवलपमेंट जो रिसर्च है, डेवलपमेंट जो होगी उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए फंडिंग का बड़ा इशू है। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बहरे यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है, नेस्ट काम कर रही है, फास्ट काम कर रही है, और एक और इंस्टीट्यूट है मैंने आज ही देखा, पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन पे रोबोट्स पे काम कर रही हैं। लेकिन जो एक और चीज है, गारमेंट इंडस्ट्री इज आई हैव एक्सपीरियंस देयर। अब वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री में क्या है कि वर्कर की हेल्थ के लिए आप समझते हैं कि गारमेंट्स में जो है केमिकल्स का ज्यादा यूज होता है और डर्ट एंड डस्ट की वजह से उनके लंग्स और किडनीज और इन पे ना ज्यादा वो चीजें ठीक नहीं है। तो वहाँ पे रोबोट्स डिप्लॉयड है ऑलरेडी गारमेंट्स इंडस्ट्री में, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगेन हम चीजें जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग तो अलग, लेकिन हमारी जब रिसर्च जो है उसको प्रॉपर फंड मिलना शुरू हो जाएगा तो आई थिंक कि हम बहुत अच्छी मशीन बना सकते हैं। मशीन सिर्फ मोबाइल एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस बना सकते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए और वाटर इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे पास जो है वो रिवर सिस्टम है, रिवराइन सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त एंशियंट दुनिया का, उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें जैसे फ्लड आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे रोबोट्स का बड़ा किरदार है। तो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर इन पाकिस्तान, बट वी आर एट इनिशियल फेज एज आई कंक्लूड माई टॉक। तो हमारे लिए जो है अगर हमें फंड्स प्रोवाइड करिए जाए, जैसे सर रिजवान साहब इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो हम जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे आपने एक रोबोट बनाया तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। और जो सिर्फ ये तो सीड जो है उसको ज़मीन में डालने के लिए, बहुत सारे अदर जैसे क्रॉप जो है उसकी कटिंग के लिए, और अगर कोई डिजीज सॉर्टिंग समथिंग लाइक दैट उसके लिए बहुत सारी एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेशंस है, लाइव स्टॉक में आ जाती हैं, तो वो हम कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा मिस साबिंदा, आपका मैं इस पे जो है वो एक पॉइंट लेना चाहूँगा कि बैकग्राउंड ऑफ रोबोटिक्स एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इस पे थोड़ी सी हाईलाइट आप दें अपने एंड से। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस सेशन। और जैसे वज़ीर अली साहब ने बातें कहीं कि एकेडमिया में अगर कुछ चीज़ें कर ली जाएं और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन चेंजेस को अडेप्ट करके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करवा दें इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग ऑन द पेपर्स, तो रोबोटिक्स वो इंडस्ट्री है दैट इज ग्लोबली ग्रोइंग। और 2030 में इसको फोरकास्ट किया गया है कि इट विल
be the biggest industry जिसकी वर्थ $260 million होगी. ये एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कि ह्यूमन टास्क, अब ह्यूमन टास्क क्या है, बेसिक टास्क है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, एवरीथिंग दैट द ह्यूमन डू, वो सब चीजें जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी. पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज में आप अभी भी जाके देखिए, many of the human efforts are being reduced by the usage of AI and robotics. So whenever we talk about, particularly whenever we talk about robotics and its trends in Pakistan, so Pakistan mein it's going to take 15 to 20 more years. Reason kya hai? I've been a part of academia from last 15 years. I'm working with the universities. अभी currently मैं रिफा यूनिवर्सिटी में होती हूँ. मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है among the students is कि ये जो मट्टी है ये बड़ी जरखेज है. Okay, the student really want to do something. They do have passion to do a lot of things. But again, I do want to second वजीर अली साहब कि उन्होंने कहा कि आप उस तरह के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कीजिए to the trainers who are teaching the students, one, and number two, to the students in fact who wants to do something. आप देखिए आपके मुल्क के अंदर इस वक्त सिंपल सी चीज है, सिंपल RFIDs, ठीक है, क्या है उससे, उसकी इम्पोर्ट बैन है. आपने क्या करना है मुझे ये बताइए. इट्स समथिंग लाइक इट्स नॉट अ फोरम, इट शुड बी डिबेट. हम लोग तो जो एकेडेमिया के लोग हैं, वी आर टोटली फ्लेयर्ड अप बाय द थिंग्स कि हमें अगर 3D प्रिंटर्स हैं, दीज आर नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, इंस्टेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे रिसर्च हो रही है और उनको भी अप्रूवल्स में जान मार देनी पड़ती है. और पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज है, UET है, फास्ट है, जिनको अलाउ है कि वो 3D प्रिंटर जो है उसकी एक्सेस को अप टू सम एक्सटेंट लोगों तक कर सकते हैं. मतलब other universities cannot use 3D printer and they cannot allow the usage of 3D printers. आपने रोबोटिक्स की बात करनी है. I mean, मुझे जब रिजवान अली साहब ने ये कहा तो मैंने कहा मैं तो इस फील्ड से रेलिवेंट हुई नहीं. इन्होंने कहा नहीं आप एकेडेमिया की है. मैंने कहा हाँ मैं एकेडेमिया की तो हूँ, बट रोबोटिक्स इज अ प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक. जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, प्रिपेयर किया इस सेशन को, एंड आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग टू नो कि हम तो उस तरह के फैसिलिटेशन और रिसोर्सफुलनेस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए. सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग. And I'm totally against the people who always used to say that we have written a particular research work on it. Yes, research is important. Yes, it is important. But I always focus is on the practicality of the things, that how many research papers are being implemented. उसको policy makers ने use किया है, उसको implement किया है. तो जो बड़ी developed countries हैं, what they are doing, they are using their academia, their talent, their teachers, trainers, उनका research work, की रिसर्च वर्क को पॉलिसी मेकर्स यूज करते हैं और वो उसकी बेसिस पे, उसको बेस बना के आगे चीजों को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं. अब ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि हम अपने मुल्क को, जहाँ पे दुनिया 2030 में पहुंच जाएगी, वहां पे हम अपने मुल्क को देख रहे हैं 15 से 20 साल के बाद. सो अभी जो भी आपके इस फोरम के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आई डोंट नो, बट आई सीरियसली वांट टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वजीर साहब एंड रिजवान, कि वो बताइए कि किस तरह से इनको कवर किए थे. दीज आर द पेन पॉइंट्स. बिल्कुल. अच्छा, इसको जो है वो रिजवान साहब आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी मैं इसमें बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बिल्कुल देखें, पेन पॉइंट्स तो हैं और देखो सोल्यूशन भी होता है और फिर काम भी होता है. जहाँ तक मैं बात करूँ, इसके लिए बेसिकली आपके पास गवर्नमेंट की फंडिंग होती है. और जब हम बात करते हैं R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट मींस दैट आपके पास मिलियंस का फंड होता है और उस मिलियन के फंड में से वो काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है और उसमें से 30 to 40% या 50% कुछ नहीं कर पाते, वो डूब जाता है. ये मैं एक जेनरिक रूल बता रहा हूँ R&D का. लेकिन जो 30% रिमेनिंग बचता है, उसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट निकलती है जो उनको पे बैक करती है, जो उन्होंने दिया उससे 3 से 4 गुना ज्यादा. तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई हमने जो काम किया, जो फंडिंग मिली है, ये फेल भी हो सकती है. ये भी एक रिसर्च है. ये फेल क्यों हुई? इस वजह से हुई, राइट. तो जिसकी वजह से होता ये है कि जो फंडिंग देने वाले इदारे, नो डाउट इग्नाइट ने इसकी फंडिंग
का Elect कर रहे ऐलान हैं। किया। इसके लिए एग्रीकल्चर बेस्ड रोबोट्स के लिए इन्होंने लोगों के कॉल ऑफ प्रपोजल्स लिए। ठीक, अब मुझे नहीं पता कि उसमें से कितने लोगों को इन्होंने अवार्ड किए। ठीक, तो वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, लेकिन आमतौर से जो पिन पॉइंट यही है कि जिसमें हमने बात की है कि 2030 में हम कहाँ देखते हैं कि दुनिया कहाँ होगी और हम कहाँ पहुंचेंगे, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है वो है आपकी R&D की प्लानिंग और उसकी बजटिंग। ठीक, कि उस पर आप बजट कितना लगा रहे हैं और उस पर जाया होगा, क्योंकि ठीक है हमारे कल्चर ही नहीं है कि अच्छा यार चीज खत्म भी हो सकती है, जाया भी हो सकती है, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता, वो जाया होती है, बिल्कुल होती है, उनको पता होगी, लेकिन एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी निकलेंगी जो उनको पे बैक करेंगी, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगी। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट का थोड़ा फर्क आता है। जैसे वजीर अली साहब है और लोग हैं, अपनी मिसाल भी देता हूँ, जो खुद बाहर उन्होंने स्टे किया है, उन्होंने चीजें देखी है, तो वो इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ तो हमारा यही होता है कि जी पैसे इतने और इतने ही खर्च करने हैं और इसी में सारा काम हो जाए, तो वो हो नहीं पाता। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसका हल क्या है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा हल ये है कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो काम कर रही हैं, वो सारी या तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हर कोई अपनी स्पेशलिटी बताए। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास ये स्पेशलिटी है, हम ये काम कर रहे हैं, वो अपनी स्पेशलिटी बताए। जो इनके अपने जितने भी मुख्तसरन मीन्स मिनिमम जो वसाइल हैं, मीन्स जो बजट है, आपस में एक दूसरे से शेयर करें। जो हल की तरफ मैं आ रहा हूँ, और उसमें शेयर करते हुए हम ये देखें कि अपनी इमर्जिंग इन टेक्नोलॉजीज को किस तरह से हम यूज करके एक आम किसान तक लेके जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात आप बिलीव ना करें कि ठीक है, जो अभी इस वक्त 100, 150, 200 टमाटर चला गया था, कराची में भी 100 रुपये मिल रहा है, कि एक आम किसान जिस ये बेच रहा है, तो आपको शायद इमेजिन भी नहीं करेंगे कि वो 5 से 7 रुपए किलो बेच रहा है, जो शहर तक पहुंचने में वो 100 से 150 रुपए तक चला जाता है। जबकि वो जो एक आम आदमी है, जो जिसका जहां से वो बेचता है, क्योंकि नहीं बेचेगा तो खराब हो जाएगा, बेचना तो उसने लाजमी है। ज्यादा दिन रख करके आलू नहीं है, आलू का ये है कि आलू स्टोर हो सकता है, 6-6 महीने बाद भी चल सकता है, लेकिन ये टमाटर या कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज मिलकर काम कर सकती हैं। हमारे साथ कोई आना चाहे तो बिल्कुल आए, कि हम किस तरह से इसकी प्रोडक्शन, नंबर 1 प्रोडक्शन के साथ इसकी जो न्यूट्रिशियस है उसको, क्योंकि बाहर इस पर भी बहुत काम हो रहा है, और उसको बढ़ाने के लिए भी, और थर्ड जिसको हम कहते हैं ऑन टाइम डिलीवरी या जस्ट इन टाइम कह लें, JIT, कि आप इसको यूज करते हुए वो कितना कोई फार्म से चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें ये चुंगी हटा दें, बीच में जो और सिलसिले होते हैं उन सबको हटा दें यूज करते हुए। तो इस तरह से हम एक बेहतरी की सोल्यूशन पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि whatever that you are doing in the research or whatever it is, either entrepreneurship or commercialization, are you solving the local problem? Yes and no. That's the main big question. If you are trying to solve locally, that is your achievement. ठीक है, मार्स तक पहुंच गया, बहुत ही अच्छी बात है, वापस भी वो लोग ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी लोकल लोगों को देखना है। बारिशें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल पहले इतनी हुई कि लोगों के घर भर गए। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बुरा हाल था डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों का, सबने देखा होगा, वीडियोस बना बना के भेजी। लेकिन अगेन अगर इसको हम सिस्टमेटिकली यूज करते, अगेन विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें एकेडमिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है और कर भी रही है अपनी हद तक, तो ये सारा पानी हमारा सेव होता, और ये हमारे आगे दूसरे कामों के लिए, खास करके जो आपने शराब करना है, मीन्स प्लांटेशन करनी है, वो सारा पानी वहाँ पे यूज होता। ठीक, तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं, और यही इसका हल है कि अगर हमने आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें SDGs भी मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी फंडिंग भी आ रही है, बहुत से लोग बहुत सारे सेमिनार्स करा रहे हैं, पता नहीं कितनों का, तो मैं स्पीकर बन चुका हूँ SDGs पे। अगर आप सर्च करेंगे तो कहने का मकसद है वो चीज़ें तो आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, लेकिन बात यह है कि लोकली ऑन ग्राउंड काम क्या हो रहा है और एक आम आदमी को उसका फायदा क्या हो रहा है। जब इस चीज़ें होंगी तो ये हम 2030 में क्या, हम फिर 2050 की बातें कर रहे होंगे, जब हम इन मसलों को हल कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक सोल्यूशन था, जो मिस ताबिंदा ने एक बात कही थी। थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर वजीर अली साहब, आप कुछ इस पर एड ऑन करना चाहेंगे?
जी श्योर, थैंक यू सो मच मैडम। ताबिंदा इस्लाम ने बड़ी अच्छी रिमार्क्स दी हैं, और शी is already working in academia since long time, and very nice to meet her. मैडम का जो सवाल था वो बड़ा वैलिड है और बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है। हमारे पास इन द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अभी तक जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज को फंडिंग मिल रही है वो सिर्फ इग्नाइट से, जैसा कि सर रिजवान साहब ने बताया। अब लास्ट ईयर जो है 61 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए इग्नाइट से, जिसकी फंडिंग है शायद 5.3 मिलियन। क्या ये फंडिंग सफिशिएंट है? अब उसके लिए प्रोजेक्ट सबमिट कितने हुए थे, और जितनी कॉस्ट हुई थी, जितनी कॉस्ट लगी उस रोबोट पे, क्या वो मिली? ये बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एज पर माय नॉलेज, अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट एक मशीन बनाते हैं तो उसके लिए इवन 5.3 मिलियन जो है वो एक मशीन के लिए भी आई डोंट थिंक दैट इज सफिशिएंट। आ जाते हैं चैलेंजेस की तरफ, देन सॉल्यूशंस की तरफ कि क्या सॉल्यूशंस है। जो सॉल्यूशन जो जिस नजर से मैं देखता हूं कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन रिसोर्स। अब यूनिवर्सिटीज रोबोट्स पे काम कर रही हैं, तो क्या वो फैकल्टी, वो क्या ट्रेन है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स या जो रिसर्च करा रही है, तो वहां पे डेवलपमेंट की फैसिलिटीज हैं या नहीं? ये चीज जो है मैटर कर रही है, एंड देयर इज बिग प्रॉब्लम। हम रिसर्च तो हमने कर ली, लेकिन जैसा कि मैडम ताबिंदा इस्लाम ने बताया कि हमारे पास डेवलपमेंट ना के बराबर है। रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये साथ नहीं चल रही। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब फॉरेन कंट्रीज में आप पेपर निकालते हैं, पेपर पैटर्न निकालते हैं, या कोई प्रैक्टिकली अगर आप चीज सेल करते हैं इंडस्ट्री, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाती है। यहाँ पे कल्चर कुछ और है। और दूसरा कि रोबोट जो है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, कंट्रोल इंजीनियरिंग का, और एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए। हमारे पास ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बच्चा है, वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चा है, रोबोटिक्स का बच्चा है, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि इन चीजों को, इन डिपार्टमेंट्स को हम मिलाएं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर रिसर्च हो रही है तो इन चीजों को, जैसे मैकेनिकल वाले बंदे को भी हम ऐड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी, कंप्यूटर प्रोग्रामर को भी, तो ये जब इनके साथ काम करेंगे तो वी कैन डेवलप समथिंग। अनदर इशू इज हार्डवेयर। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है वो फॉरेन से आता है बहुत सारी, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं, और क्या हम अथोराइज हैं कि हम ये चीजें इंपोर्ट करें अदर कंट्रीज से? उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हम वो चीजें इंपोर्ट करेंगे तब तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो एवरी डे देयर इज डेवलपमेंट। आप चले जाएं टेक्नोलॉजी में, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, तो उसके लिए बड़ा लॉन्ग प्रोसेस लगेगा। और जो आइटम्स हम जिस कंट्री से मंगाते हैं वो एक अलग मैटर है कि हम उनको किस प्रोसेस से गुजर। और तीसरा है फैब्रिकेशन। अब जो फैब्रिकेशन है, डिजाइन ऑफ दैट रोबोट, उसमें जो है, उसमें कितना टाइम डिले उस मशीन को फ्रॉम वेरी इनिशियल टू फाइनल फेज, कितना टाइम लगता है, ये चीजें मैटर करती हैं। सच इज कि आप बहरी यूनिवर्सिटी में आप एक रोबोट बना रहे हैं, नेस्ट में भी सेम चीज बन रही है। अब आपके पास अगर ये चीजें हैं, आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और आपने जो फॉरेन से जो आपने जो है हार्डवेयर भी मंगा लिया, तो अगर बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो 2 से 4 महीने में एक रोबोट बना लेती है, और फास्ट यूनिवर्सिटी को जो है वो 2 साल लग जाते हैं, तो फास्ट वाली जो फंडिंग है वो तो गई काम से, वो नहीं होता। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट कल्चर है उसको ज्यादा हमने प्रमोट करना होगा। अब उसके लिए, जैसे मैडम ताबिंदा इस्लाम ने बताया कि हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। अब रिसेंटली जो है वो मैंने न्यूज सुनी कि हायर एजुकेशन कमीशन इवन जो है वो कह रहे हैं कि फैकल्टी जो है वो रिड्यूस करें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। अब जब फैकल्टी के लिए फंड्स नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कहाँ से फंड्स आएंगे? अब यहाँ पे सिर्फ 5.3 मिलियन अगर इग्नाइट दे रहा है पूरे पाकिस्तान में सब यूनिवर्सिटीज को, लेकिन बिलीव मी, मेरा सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक प्रोजेक्ट था, वहां पे मोर देन 10 मिलियन जो है सिर्फ डेटा सेट्स बनाने के लिए जो है मुझे दिए गए।
ना, और पब्लिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, जो भी एक्सपेंस लग रहा था, इवन इंसेंटिव्स वहां से मुझे मिल रहे थे, और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज पे काम था मेरा। कैन यू बिलीव दैट? और गूगल वाले आए, उन्होंने मुझसे मीटिंग की कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरा प्रोफेसर ने अलाउ नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, इसका टाइम बहुत कम है फार्नर है, हम इसको जो है अपने पास ही रखेंगे, तो इसका स्टडी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो कैन यू बिलीव दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कितना प्रमोट कर रहे हैं उसको, कि आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, आप उनको प्रपोज करते हैं कि देयर इज समथिंग आई वांट टू मेक दिस, तो वो आपको पैसे के साथ फैसिलिटीज भी देते हैं। अब हमारे पास ये कल्चर जो है वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और जैसे मैडम ने कहा कि वी आर फॉर बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं। अब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन जो है वो बन चुकी है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन ये है कि दूसरी कंट्री से मंगवा लें बहुत सारे जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर में, मिलिट्री में, इवन आप देखें रोबोट्स जो है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे इतने जबरदस्त रोबोटिक सेंटर है वहां पे बन रहे थे, और वो इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेल हो रहे थे। इस कल्चर को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। अब उसके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास, एडवाइस है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट सॉल्यूशन बट एडवाइस है, कि अगर जहाँ पे रोबोटिक सेंटर है, या जो हम बीएस या एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करा रहे हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट हो, लेकिन वो जो सब्जेक्ट्स हो वो रोबोटिक्स से इंटर रिलेटेड हो। जैसे सिर्फ प्रोग्रामिंग तो नहीं आती रोबोट में, रोबोट्स में बहुत सारी चीजें हैं, फैब्रिकेशन है, हार्डवेयर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उनको जो है प्रॉपर सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाए, जैसे फॉरेन में होता है स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर आप जो है वो मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स मशीन लर्निंग के ही पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप उसके एक्सपर्ट बन जाए। अब हमारे पास जो है वो ब्रॉडर स्कोप होता है, लेकिन उससे ये है कि स्पेसिफिक चीजों पे हम नहीं पहुंचते। अगर मैंडेटरी कर दें, जैसा कि चाइना में था, बच्चा जब मास्टर या बीएस करता है तो उसको 6 महीने लाजमन इंडस्ट्री में, जैसे हमारे पास मेडिकल में हो रहा है, इंडस्ट्री में लगाने पड़ते हैं, वहां पे कोई ना कोई चीज बनानी पड़ती है। देन जब वो इंटर्नशिप वाला वो सर्टिफिकेट सक्सेसफुली वहां से लाता है, तो उसको डिग्री अवार्ड की जाती है। अगर हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के बच्चे एक सेंट्रल कोई रिसर्च सेंटर हो जहाँ पे R&D हो, एक बजाय के हर यूनिवर्सिटीज को HEC या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलग से फंडिंग दे, तो एक रिसर्च सेंटर बन जाए सेंट्रल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, बहुत सारे सेंटर बन सकते हैं, 4 से 5। बच्चों को प्रॉपर वहां पे इंटर्नशिप दी जाए, मैंडेटरी किया जाए कि आपने इस रोबोटिक्स सेंटर में काम करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, देन आपको डिग्री अवार्ड होगी। अब वहां से बच्चा जो इंटर्नशिप करके आएगा, वो हमें तो देगा, मुल्क के लिए तो कुछ देगा, लेकिन खुद लेकर भी बहुत आएगा, स्किल्स अपने साथ ले आएगा। और वो स्किल्स सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि ग्लोबली जो है उसकी जो है वो उसके लिए स्किल जो है वो दैट्स ग्रेटली फॉर हिम, उसको बेनिफिट करेगा। अपनी जो है वो आप अभी समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज चल रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन वी आर वेरी इनिशियल फेज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, कि हम एजुकेशन के साथ, रिसर्च के साथ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे। बस रिसर्च हो गई, PhD हो गई, क्लोज कर ले चैप्टर, बस अब जॉब। तो ये जो है कल्चर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को भी और हायर एजुकेशन कमीशन को भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अच्छा रिजवान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उस पे थोड़ी सी आप हाईलाइट अपने एंड से दें कि क्या स्कोप है रोबोटिक्स का इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जी अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल जो इस वक्त हम बात करेंगे रोबोटिक के इसके स्कोप के अंदर, तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे हमारे पास इस वक्त फैक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ मैंने पहले ही बताया था आपको, जिसमें AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंडस्ट्री 4.0 से 4.5 की सब बात हो रही है, जिसमें मशीन से मशीन आपके आपस में ही कम्युनिकेशन कर रही हैं, ठीक। उसके अंदर आपके पास जो एक सबसे बड़ी इस वक्त है ऑटोमेशन की एग्जांपल है, कि इस वक्त एक पूरी फैक्ट्री चल रही हो, उसके अंदर जो है जो उनके कंपोनेंट्स हो, ठीक है, वेयर एंड टेयर के लिए तो बंदा ही आएगा, और रोबोट्स अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है कि रोबोट्स हैं और पार्ट भी उसके रिप्लेस करते हैं, वो तो बंदा ही करेगा। उसके अंदर आपके पास इस वक्त हमने जो बात की
वो कि आपकी गाड़ियों के सेक्टर्स की, इसके अंदर आपके पास रोबोटिक्स आ चुकी है, इस वक्त पाकिस्तान में काम हो रहा है। इसी तरह से हम गारमेंट्स की तरफ अगर जाते हैं, अपैरल की तरफ हम जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पर रोबोटिक्स इस वक्त इन्वॉल्व हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी और इस वक्त इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त बात करता हूँ बाइक्स की। ठीक, बाइक्स के अंदर भी इंडस्ट्री आपके पास रोबोटिक्स की आ गई है, बाइक्स बन रही है। इवन एक लोकली लोकली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर थे, हम उनके पास गए थे, तो आपके जो बाइक के अंदर एक जो क्लच वायर होता है, तो उसको तकरीबन कोई उन्होंने कहा था 5 से 7 हज़ार मरतबा खींच के जो अंदर की उसकी वायर उसको टेस्ट किया जाता है, और जापान से वो बनता है, और पूरा जितने भी होंडा की बाइक्स हैं उसके अंदर वो डलता है। तो जब हमने उनको विजिट किया लोकली, तो अपनी आंखों से मैंने देखा कि वो लोग वहाँ इतना जबरदस्त ऑटोमेशन पे काम कर रहे थे, उनकी मशीन्स थी। तो उन्होंने कहा कि हमने जापान से इसका सर्टिफिकेट लिया है, और अब हम चूंकि डायरेक्ट तो नहीं बेच सकते, हम थर्ड पार्टी बन के होंडा को ये उनकी वायर सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि वो एक छोटी सी एसएमई थी, और वो ऑटोमेशन पे काम कर रही थी, और वही चीज जो कह रहे हैं हम पहले जापान से लाते थे, लेकिन चूंकि हमने उनसे सर्टिफिकेशन लिया और उसका कुछ परसेंटेज हमको देना होता है, अब वही चीज हम पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हैं। और बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी जगह के ऊपर 2 फ्लोर उन्होंने पकड़े हुए थे, नीचे और ऊपर, और उस पर काम चल रहा था, और उसमें उन्होंने मशीन्स लगाई हुई थी, और वो ऑटोमेटेड चीजें आ रही थी और जा रही थी। और कुछ उन्होंने वहाँ, मुझे याद अच्छी तरह से, खवातीन रखी हुई थी, तो जो फीमेल्स वो उनको वहाँ पे मॉनिटर करी थी। उन्होंने कहा चूंकि ये घर की खवातीन होती हैं तो ज़्यादातर ये आ जाती हैं, हमने 2-4 लोग ट्रेन किया हुआ है, और ये यहाँ पर आके देख भी रही हैं, और तनख्वाह भी मिल रही है, और एक काम भी हो रहा है, और साथ साथ इनको ट्रेनिंग भी हो रही है कि किस तरह से इस वक्त काम हो रहा है। तो इस तरह से उसके बाद फिर मैं अगर बात करूंगा, तो जिस पे हमने बात की थी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी इस वक्त हेल्थ इंडस्ट्री, इसमें भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रोबोटिक्स के ऊपर, कि आपकी जितनी भी जो मशीनरी है उसकी जो टेस्टिंग है और उसके जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटेड होना शुरू हो गए हैं सारे आपके पास। कि आप जाएं, एक मशीन खड़ी हो, आप उसमें सिर्फ फिंगर रखेंगे, रखते ही ठीक है, वो तो अब सबके पास मशीन आ गई। लेकिन ये भी एक ऑटोमेशन, एक रोबोटिक्स की फॉर्म में है कि आप इंसान को हटा के मशीनों से चीजों को रिप्लेस कर दें, क्योंकि एक बहुत आम सी डेफिनेशन ये भी रोबोटिक्स की मानी जाती है। ठीक, और फिर उसके अलावा जब नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे मैं फिर एक हमारे स्टार्टअप है एल्पाथ्रॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, कि इसने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इसने जो है बेसिकली इस वक्त एनडी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर के साथ मिलके ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन सिस्टम बना लिया है। कि ये इनकी पूरी, उन्होंने इसकी एपीआई बना ली, इसको वेब बेस भी कर लिया, ये एंड्रॉइड बेस भी है, और पूरे 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 इसमें रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और ये आपको टेस्ट करके, यानी कि स्कैन करके पूरा एक आपको बता देता है कि भाई इस बंदे को ट्यूमर है या नहीं है। यानी कि ये चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि अभी रिसेंटली अगेन रिसर्च एंड मैं बात करूंगा शोकेसिंग की, जो इवेंट हुआ है जो कि एचईसी सिंध ने बेसिकली कराया था, ऑर्गेनाइज एनडी ने जिसको किया था, वहां पर वो अपना बाकायदा स्टॉल में खड़ी थी, तो मैंने विजिट किया। फिर उसने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने कहा ये क्या, उसने अगेन इस वक्त एनडी के एक और फैकल्टी के साथ मिलके आपके फिंगरप्रिंट्स पे काम किया। उसने कहा फिंगरप्रिंट्स, मैंने कहा क्या मतलब बेटे, कहने की इट्स ऑल अबाउट द ब्लॉकचेन। आई सेड व्हाट इज ब्लॉकचेन and how it does work. So she said that because now in these days the people they are using the fake fingerprints, and it's not easy to recognize either is this a thumbprint of Mr. Said Rizwan Ali or someone else, or again is the phenomena of the digitalization that all that prints you can made it by yourself. आप फेक अंगूठे बना सकते हैं, आपके फिंगरप्रिंट फेक चल सकते हैं. So what she did by using the technology, again it's part of the robotics, कि ब्लॉकचेन यूज करते हुए उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई कि जिसकी वजह से जो है वो यूज करते हुए एनालाइज कर रहे हैं कि आपके जो इस वक्त थंबप्रिंट है वो असली हैं या नकली हैं. और ये प्रोजेक्ट भी रिसर्च एंड शोकेस के अंदर मौजूद था. तो मैं वहाँ स्टॉल पे गया, बड़ी खुशी हुई कि जी हमारा स्टार्टअप इस वक्त मल्टीपल, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के साथ भी इधर भी इस तरह के वेंचर्स पे काम कर रहा है, और वो लोग भी एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स का सोल्यूशन दे रहे होते हैं.
फिर मैं आता हूँ आगे अपनी ही तरफ ही। अगेन आप गूगल पे सर्च भी करके देख लीजिएगा, 2019 के अंदर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना था। मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, जो कि स्टैमर्स ने बनाया था, अहमद पराचा ने, आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसकी जो पूरी कोर टीम थी, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी मिला था, जो इन्वेंट टेक, जो कि अब टेक बी हो गई है, उसने उनको पूरा वो सेटअप करके दिया था। और इन्होंने पांडा बॉट के नाम से एक रोबोट बनाया था, जो स्कूलिंग सिस्टम्स के लिए था, कि जिसके अंदर उन्होंने LFR के ऊपर काम किया था, जिसको बोलते हैं इन द लाइन ऑफ फॉलोइंग रोबोट, कि जो आने वाले वक्तों में गूगल भी इस पर काम कर रहा है, जो अब तक हुआ नहीं है, कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि GPS के थ्रू आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, जिसमें आपने कुछ नहीं करना, वो GPS कोऑर्डिनेट फॉलो करते हुए खुद ही आपको ले जाए, जो कि अब तक वो फेल ही जा रही है, बहुत दफा उसके एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन LFR उसकी एक रियल एग्जाम्पल है कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स दे दें तो उसके ऊपर जो भी आपका मूविंग व्हीकल रोबोट्स है उस लाइन को डिटेक्ट करेगा और उसके ऊपर फॉलो करके जाएगा। तो दुनिया का फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट जो रिकॉर्ड बना था 2019 में इन द नेम ऑफ स्टैपर्स, जिसको तो वो हमारे इसी स्टार्टअप ने करके दिया था। और अब वो स्कूल्स के अंदर यूज हो रहा है, ठीक, ताकि बच्चों को बताने के लिए कि भाई किस तरह से आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इसकी एग्रीकल्चर देख लिया हमने, हमने इस गारमेंट्स देख लिया, हमने इंडस्ट्री देख ली। अब इसकी जो सबसे बड़ी इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन है आप के बीइंग अ ह्यूमन, वो आपकी डेली लाइफ के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए। मिसाल के तौर पे कि हम माशाल्लाह जितने लोग काम करते हैं, हर कोई अपने सोशल मीडिया पे चीजें डाल रहा होता है, ठीक, ये ऑटोमेशन से मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको। तो अब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यू हैव टू गिव $5 पर मंथ। आपने सिर्फ एक पोस्ट बनानी है, आपके अगर 10 से 20 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने एक जगह पोस्ट करना है, वो ऑटोमेटेड वही चीज सबको एक जगह पेश कर देगा। आपने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज करना है एंड यू हैव टू गिव $5 पर मंथ। ठीक, तो ये भी एक ऑटोमेशन की एग्जांपल है। मतलब रोबोटिक्स का ये मतलब नहीं चलता पड़ता टी 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 रिवोट आ रहा है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मींस इफ इट समथिंग automated, is doing by itself, is taking a decision itself by using the AL and ML, so this is also a kind of robotics। तो ये भी एक टाइप है रोबोटिक्स की जिस वक्त इस वक्त यूज हो रही है। फिर आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वक्त इसका बहुत बड़ी इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है और यूज हो रहे हैं, जो आपके पास अगेन इज अ काइंड ऑफ रोबोटिक्स, जो बड़े बड़े हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स के पूरे पूरे सिस्टम यूज हो रहे हैं आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। जैसा भी आप ये पीछे तो देख रहे हैं, तो जितनी भी बाहर के इवन पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जो इस वक्त हमारे पास एक प्रोफेशनली और बड़ी जो हाई राइज टावर्स बन रहे हैं, तो उसके अंदर ये लोग वो वाले काइंड ऑफ रोबोटिक मशीन यूज कर रहे हैं कि जिसके अंदर आसानी से काम भी हो सके, और जिसको अक्सर हमने मूवीज में भी देखा होगा, वो बड़ी बड़ी क्रेन है, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ रोबोट्स। ठीक, इसी तरह से इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। जो अब तक हमारा वो सिस्टम थोड़ा स्लो है, अल्लाह करे बेहतर हो, पोर्ट का सिस्टम, जो कंटेनर आ रहे होते हैं, जिस तरह से उनको बाहर निकाल रहे होते हैं, उनके पास कस्टम ड्यूटी चल रही होती है, वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, उसके अंदर भी अगर ये रोबोटिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अभी तक नहीं हुई है वहां पर, इंडस्ट्री एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अंदाजा नहीं है कि एक एक कंटेनर जो 7 दिन खड़ा होता है, तो उसमें रखा हुआ छोटा सा ये ताला, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ताला अगर इसकी कॉस्ट पाकिस्तान आने के वक्त, ठीक है, डॉलर तो 200 पे चला गया है, 200 रुपये होगी, तो 7 दिन खड़े होने के बाद जब बाहर निकलेगा तो उस पर ड्यूटी भी होगी और उसके ऊपर मजीद टैक्स भी लगेगा कि जितने दिन आपने स्टे किया, अब ये बाहर निकला है, तो यही चीज आपको 2000 की मिलेगी। ठीक, तो ये सारा अगर प्रोसेस हमारा ऑटोमेशन पे, इसके लिए आप सिंगापुर की एक जिंदा मिसाल है, आप देख लें जरा उनका एक पूरा सिस्टम, कि उनका 2 to 3 आवर्स, ये मैं क्योंकि एक सेमिनार में बैठा था जिसमें अली जैदी जब ये हुआ करते थे मैरीटाइम और शिपिंग के मिनिस्टर, तो क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा पूरा डिपार्टमेंट है मैरीटाइम साइंसेस का, तो उसके हवाले से हम वहाँ गए थे, हमारे स्पीकर्स भी थे, हमारे कुछ फैकल्टी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम टाइम 2 to 3 आवर्स है, जो कि यहाँ पे हमारा मिनिमम 1 week to 2 weeks है। अब फिर उन्होंने कहा शिपिंग कॉस्ट, फिर उस पर फ्रेट्स, वो चीजें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो आप देखें जो चीजें कहते हैं महंगी है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, उसका एक वजह ये भी है कि आपके पोर्ट के ऊपर जो चीज रुकती है उसकी वजह से भी आपके फ्रेट्स, चार्जेस, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जो बाहर निकलती है तो बढ़ जाती है, और उसके अलावा भी दूसरे अनासर होते हैं, वो आप सब जानते हैं। तो बहरहाल
तो ये हम बात करते हैं। इसके बाद में अगर इसकी जो बात करूंगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और इसके इस वक्त खास करके जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर बात जितनी ज़्यादा आपके पास रोबोट्स होंगे, ऑटोमेशन होंगी, उतनी ही जॉब्स कम होंगी। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल। जॉब्स कम होंगी। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जहां हम बात करते हैं, ठीक है जी। उसके साथ जो है, आपके साथ हम अगर बात करें तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है ये एक सिस्टम बेस्ड चलता है, क्योंकि आप इसको एक टाइम फ्रेम देते हैं, एक कमांड देते हैं, उसने कमांड पे ही चलना है, कमांड के अलावा वो बेसिकली नहीं चल पाता। उसको अगर आप जो टाइम फ्रेम देंगे वो उसी में करेगा, नहीं करेगा तो अगर वो मिस्टेक करेगा तो वो पूरा जो आपने पूरा एक जो कन्वेयरिंग बेल्ट लगाई हुई है, जिसके अंदर जो आपके पूरे सिस्टम्स लगाए हुए हैं, तो जो है वो इसको खराब भी कर सकता है। तो ये एक चीज़ है। खैर, कहने को तो और कुछ करना था, बहरहाल तो हम यहाँ इसको इंक्लूड करते हैं कि एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे थे, कहाँ का एप्लीकेबल है, और फिर एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ उसके कंस्ट्रेंट्स थे, कुछ बॉटलनेक्स थे, मैं उसकी भी बात कर रहा था, क्योंकि आई नो प्रोग्राम इज अबाउट टू एंड। तो रिजवान साहब, अब इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, आप जैसे आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान ऑटोमेशन एक्सपो जून 10, 11, 12 को कराची एक्सपो सेंटर में होने जा रही है, जिसका कोर जो फोकस है वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन है। तो आप लोग अपने उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जो है वो इसके लिए आप एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का लेना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब एक लाइन का ये जो है वो शॉर्ट टर्म एक हाईलाइट आप उसके लिए कर दें। तो स्टार्ट करते हैं मिस ताविंदा। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच अली। ये जो एक्सपो हो रही है, इस एक्सपो में जो स्टूडेंट्स के लिए और जो पार्टिसिपेट्स आएंगे और जो भी स्टेक होल्डर्स, कोलैबोरेटर्स होंगे आपके, उनके लिए जो टेक अवे होना चाहिए, दैट शुड बी मोर रेलेवेंट टुवर्ड्स robotics engineering, because it has a high scope in Pakistan whenever we talk about robotics in Pakistan. तो इसको कंसिडर कर लीजिएगा, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान की, डू इनवाइट पीपल फ्रॉम देम, ताकि एक कन्वेंशनल माइंडसेट से लोग निकल के और एक कन्वेंशनल फ्रेम ऑफ माइंड जो बना हुआ है कि नहीं, लेबर को ही हम लोगों ने लगाना है, लेबर के साथ जहनी फ्रस्ट्रेशन तो होती ही होती है, उसके साथ आपकी जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। So instead of just getting the benefits from them, I think it's better to have some other plans for them as a labor or as a people जिनको कहीं और engage किया जाए. But as far as the manufacturing companies are concerned, to invite them as the stakeholders. मुझे बताइएगा, I would love to be the part of that expo. और इंशाल्लाह ताला we will certainly work together to grow the economic situation of Pakistan. और वो तभी possibility है जब हम at least benchmark ही करना शुरू कर दें developed countries को. ठीक। Yeah, so thank you so very much, Ali. Actually, I have another commitment. I have to leave. रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वजीरी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और many best wishes for the expo. Thank you so very much. अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मिस्टर वजीर अली, डॉक्टर वजीर अली, आप अपना जो है वो कंक्लूसिव जो है वो रिमार्क्स दे दें अबाउट द एक्सपो, तो फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को। इसके बाद रिजवान साहब से जो है वो लेना है। जी श्योर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक्सपो में ये है कि हमारा जैसे रिसेंटली एक्सपीरियंस रहा कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर फार बिहाइंड देन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन काम कर रही है इंडस्ट्री में या यूनिवर्सिटी में, तो एक्सपो में जो है वो बहुत पुराने ट्रेडिशनल चीज़ें भी रख इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। रिजवान साहब, इनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। जी, मुझे भी कुछ ऐसे लग रहा एक्सेप्टेबल है होगी इंडस्ट्री के लिए। जी। कैन यू आप सुन रहे हैं मुझे? जी, तो हेलो।
आपकी आवाज कट गई थी बीच में से, आप दोबारा से इसको कर लें, कोई मसला नहीं। सॉरी सॉरी अगेन। अब हमारे पास ये जो एक्सपो में जो मशीन्स आएंगी, जो रोबोट्स आएंगे, वो इस तरह ना हो कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनसे भी फॉर बिहाइंड हो, बहुत दूर दूर से उनसे। जैसे अभी हमारा रिसेंट एक्सपो में ये एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारी चीजें जो है जस्ट एज अ डिस्प्ले हमने वो चीजें दी, लेकिन कुछ चीजें जैसे रिजवान साहब ने अभी जो है वो डिस्क्लोज किया यहाँ पे सेशन में कि बहुत जबरदस्त चीजें उन्होंने जो है वो इवन इंडस्ट्री ने वो चीजें ली हुई हैं और वो प्रोडक्शन में है। ये बहुत एक अच्छा साइन था। तो हमारे लिए दिस इज लाइक अ प्रमोशन एंड दिस इज यू नो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीजें जो बन रही हैं, जो स्टूडेंट्स जो R&D या जो रिसर्च सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर, वो अपनी चीजें तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो वो एक इनिशियल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन आगे उनको मोटिवेशन मिलेगी जब इंडस्ट्री वाले लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे फंड प्रोवाइड करते हैं। उससे ये कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास रिसर्च प्रोफेशनल है इंक्यूबेशन सेंटर में, तो आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड लोगों को मदद करें और उनको बोलें कि आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये जो एप्लीकेशन है, उसके लिए हम ये रोबोट बना सकते हैं, आप हमें फंड्स प्रोवाइड कीजिए। तो इससे ये होगा कि एक तो आपको फंडिंग मिल जाएगी और आपकी जो रिसर्च टीम है वो एंगेज हो जाएगी, और आप उनको टाइम फ्रेम दे दीजिए कि इतने महीने में आपका हम ये रोबोट बना सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बाकी there will be a showcase and we hope that this will be another great event जैसे NED और सिंध HEC ने ऑर्गेनाइज किया अभी, लेकिन most of the projects final year projects like that, बट यहाँ पे जो होगा प्योरली रोबोटिक्स का होगा। और ये ट्रेडिशन एक जो चल रहा है अभी पाकिस्तान में रिसर्च डेवलपमेंट का, इसकी इन्हांसमेंट के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। सो आई होप दैट वी विल लर्न एंड वी विल ग्रो फ्रॉम सच इवेंट्स। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इंजीनियर रिजवान साहब जो हैं वो इस पूरी एक्सपो के बहुत एक ह्यूज पार्ट हैं, तो बहुत इंजीनियर रिजवान आपसे एक्सपीरियंस है। मार्क्स लेते हैं इसके। नहीं, तो थैंक यू आप वेरी मच। देखें, इस एक्सपो के अंदर सबसे पहले तो काशिफ, मोहम्मद अली और इनकी पूरी टीम ये आए, और चूंकि हमने अपने तौर पे बहुत सारे इवेंट्स किए, इंटरनेशनल इवेंट्स भी करवाए हमने, तो जब आए तो हमने कहा देखें हमारा एक असूल है कि कोई भी आए और आपसे जो हेल्प करे, क्योंकि तो असूल ये है कि आप उनकी पूरी पूरी हेल्प करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वालिद मरूम मेरे कहा करते थे, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, कि ज़िंदगी में दो लोग होते हैं, एक दर्दमंद होता है, गर्दमंद होता है। तो लोग आपके पास 99% सिर्फ घर से आएंगे, शायद एक ही होगा गर्दमंद, सॉरी दर्दमंद। तो दर्दमंद की कदर करो। तो मैंने कहा चूंकि ये आए, तो हमने कहा हमारा एक असूल है कि जो भी है उसको हर चीज़ बताएं, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी कहा है, इवन जो हमारी अभी मीटिंग हुई थी ऑडिक्स और BICs की, उससे मैंने ये कहा था कि मैं कंपटीशन पे नहीं, कोलैबोरेशन पे बिलीव करता हूँ। क्यों कोलैबोरेशन? क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। ये मैंने नहीं, मेरे रब ने रखी है कि जहां जहां मुत्तहद होंगे, इत्तेहाद होगा, आप देखिए वहां हम बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी। तो इस वजह से हमने इनके दिया, और इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ रहेंगे। और बस मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट उन लोगों को देना चाहता हूँ जो ये सुने कि देखें, एक्सपो है, बिल्कुल आप आए, देखिए जाता कुछ नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। सीखने को इस तरह से मिलेगा कि आप आएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि एक्सपोजर एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि मुझे मुख्तलिफ कंट्रीज में जाने का इत्तफाक हुआ, अमेरिका, इंग्लैंड और मुख्तलिफ, और तो उसका एक एक्सपोजर होता है, वो एक्सपोजर आपका एक्सपीरियंस होता है। और जितने इस वक्त स्टार्टअप्स हैं, जितने लोग हैं इस वक्त जिनको पाकिस्तानी होने के बावजूद मिलियन ऑफ डॉलर की फंडिंग मिली, सबकी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा, एवरीवन फॉरेन एक्सपोजर, और उनका कोई ना कोई पीछे से कनेक्शन था। तो एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग आइए, अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करें, क्योंकि हमने तो इसमें ये भी इनसे करवा दिया है कि भाई FIP हो, आपका कोई भी रिसर्च हो, आपका चलता हुआ स्टार्टअप हो, वट एवर यू आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स से लोग, मैंने कहा ना कि वो चलता हुआ, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि यूं स्टाइल करके, लोग समझते हैं कि कोई चलता हुआ ही रोबोट आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिसकी AI एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी जो आपको ब्रेन ट्यूमर की एग्जांपल दी, डिटेक्टर, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। ठीक, तो ये रोबोटिक्स के पार्ट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये बोलूं,
ड्रोन्स, भाई अगर आपके कोई ड्रोन्स हैं वो भी आप लग सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल से आप कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी तो आईओटी की आएगी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर बकायदा आपको पता है ये यूज होते हैं पूरी दुनिया में बम डिटेक्शन के लिए रोबोट, कि इंसान से बेहतर है बम, यानी कि कहीं उड़ा मतलब खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह का हो तो रोबोट जाके उसको चेक करते हैं, बंदा नहीं चेक करता, ये फट भी गया तो रोबोट है। सीरियसली उस पर काम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास जो है, ठीक है, अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी है समंदर में जाने की, लेके गए हैं, जो कि हमारी एक हुई थी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इनमिक के नाम से, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जो कि तकरीबन मोर देन 50 कंट्रीज, 50 से ज्यादा मुल्कों के तमाम फौजी वक्त आए थे, क्योंकि अमन एक्सरसाइजेज भी होती हैं, क्योंकि बैरिया यूनिवर्सिटी इज अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी, तो उसमें चूंकि हम मौजूद थे, तो फिर वहां पे एक प्रोफेसर थे इंग्लैंड से, उन्होंने बड़ी अजीब बात बताया, वहाँ पर ये सिस्टम भी आ गया है कि समंदर के अंदर आपको पता है एक खास लिमिट में आगे रोशनी नहीं आती, उन्होंने जो 1000 फीट तक का उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा तैर भी रहा होगा ना तो उसकी धड़कन कितनी तेज चल रही है हम सिर्फ ऊपर से स्कैन करके बता देंगे। आई वॉज अमेज एट दैट टाइम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी। वो मैरीटाइम सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे कि ये इज ए पार्ट ऑफ रोबोटिक्स, ठीक, कि जिसमें आप मैरीन साइंसेज ले आइए, ये भी एक रोबोटिक्स है। उसके अलावा आपके कोई ऑटोमेशन के प्लेटफॉर्म लो कि आप यहाँ से बैठ के अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहे हो, आप पूरे अपने घर का सिस्टम चला रहे हो, पूरी बिजली, ठीक है, ये फॉर्म ऑफ आईओटी है, लेकिन अगेन इस रोबोटिक्स, क्योंकि हम, मैंने बताया ना कि जो इशारा करके टी 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 चलता हुआ ये रोबोट नहीं भाई, ये भी पार्ट ऑफ रोबोटिक्स है। आपके पास कोई भी ऐसी सिमुलेशन आप कर रहे हो जो कि आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इनहेंस कर रही है, उसको प्रोसेस कर रही हो, ये भी आपके पास बेसिकली एक रोबोटिक्स की फॉर्म है। और मतलब बात कहने को तो खैर बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ इसको शॉर्ट कट डाउन करता हूँ कि ये सारी चीजें रोबोटिक्स की हैं। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्लीज आए, अपनी यूनिवर्सिटीज को लेकर आए, अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए, चाहे वो FYP हो, चाहे वो आपका PhD का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो MS का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका रिसर्च NRP हो, ASF हो, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TDF हो, कोई भी आपका XYZ फंड हो और उस पर आपने रोबोटिक्स पे काम किया, तो प्लीज ब्रिंग इट, शो इट, एंड डेफिनेटली यू विल गेट many things from it. Thank you. तो इसको मेरे ख्याल से कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को हम लोग इनवाइट भी करेंगे अपनी पाकिस्तान ऑटोमेशन एक्सपो में, तो आप होप सो आप लोग इसका पार्ट बने। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।